देखिए, आज का जो क्वेश्चन है इसमें कंपनी जो शेयर्स इशू कर रही है वो प्रीमियम पर इशू किए जा रहे हैं और ऐसे प्रीमियम पे इशू किए गए शेयर्स में से एक शेयर होल्डर के कुछ शेयर्स कुछ कारणों से फॉरफिट किए जा रहे हैं और आपको केवल उस शेयर होल्डर के जिसके शेयर्स फॉरफिट किए जा रहे हैं उसके शेयर्स के फॉरफिचर से संबंधित एंट्रीज करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। कल्याणी लिमिटेड कंपनी इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at a premium of ₹2 per share, payable as on application ₹3 per share, on allotment ₹5 per share including premium, on first call ₹2 per share, and on second and final call ₹2 per share. Of these, 1,000 equity shares were allotted to Mr. Pramod. His shares were forfeited by the company in the following cases. Past journal entries for forfeiture of his shares in each of the cases. अब इसमें देखिए कंपनी ने 50,000 शेयर्स इशू किए। अभी 50,000 शेयर्स इशू करने के लिए कंपनी एप्लीकेशन इनवाइट कर रही है और अब शेयर इशू करेंगी कंपनी इसके बाद में, ऐसा कहीं नहीं दिया है। यहाँ ऑलरेडी ये बताया गया है कि कंपनी ने 50,000 शेयर्स इशू किए थे और उनका एक एक शेयर 10 रुपीज़ का था जो 2 रुपीज़ प्रीमियम पे इशू किया गया, यानी शेयर का इशू प्राइस हो गया 12 रुपीज़ और ये 12 रुपीज़ कंपनी ने 4 इंस्टॉलमेंट में लिया था शेयर होल्डर से। एप्लीकेशन के साथ 3 रुपीज़ पर शेयर लिया था, अलॉटमेंट पे 5 रुपीज़ पर शेयर लिया था जिसमें प्रीमियम इंक्लूड था, फर्स्ट कॉल पे ₹2 पर शेयर और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे ₹2 पर शेयर। ठीक है, अब ये जो 50,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे इनमें से 1,000 शेयर्स एक मिस्टर प्रमोद नामक शेयर होल्डर को अलॉट किए गए थे और उसके शेयर्स कंपनी ने कुछ कारणों से फॉरफिट किए हैं, जो कारण यहाँ पे आगे दिए हुए केसेस में बताए गए हैं। और आपसे कहा जा रहा है कि हर केस में फॉरफिचर की एंट्री कैसी होगी ये आपको बताना है। फॉरफिचर की एंट्री करना है, हर केस में अलग अलग एंट्री करना है। ये सारे केसेस अलग अलग हैं। ठीक है, बस ऐसा समझिए कि जो ऊपर आपको जानकारी दी गई है कि कंपनी ने 50,000 शेयर्स इशू किए, एक एक शेयर्स जो है वो 10 रुपीज़ का था, 2 रुपीज़ प्रीमियम में था, ये सारी जानकारी जो है ये कॉमन है। लेकिन इसके बाद इसके शेयर्स के फॉरफिचर के अलग अलग केसेस दिए, वो सारे केसेस अलग अलग हैं। आपको हर केस में जैसा कि केस में कोई बताया गया उस केस के अनुसार आपको फॉरफिचर की अलग अलग एंट्रीज करना है। केस में जो कारण बताए गए वो कारणों को ध्यान में रखते हुए आपको हर केस में फॉरफिचर की अलग अलग एंट्रीज करना है। हर केस में फॉरफिचर की एंट्री अलग तरह से होगी। अब जो केसेस बताए गए वो कुछ इस तरह से है। फर्स्ट केस है, मिस्टर प्रमोद फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वेर इमीडिएटली फॉरफिटेड। इसका मतलब ये है कि मिस्टर प्रमोद ने अलॉटमेंट मनी नहीं पे किया अपने 1,000 शेयर्स का, और कंपनी ने जैसे ही उसने अलॉटमेंट मनी नहीं पे किया, मतलब उसके शेयर्स का अलॉटमेंट मनी जब कंपनी के बैंक अकाउंट में नहीं आया, कंपनी ने इमीडिएटली उसके शेयर्स फॉरफिट कर दिए। कंपनी ने आगे और राह नहीं देखी। ठीक है, ये नहीं सोचा कंपनी ने कि भाई कुछ फर्स्ट कॉल तक राह देख लेते हैं, फर्स्ट कॉल भी इसके शेयर्स का मंगवा के देख लेते हैं, यदि फर्स्ट कॉल मनी भी नहीं पे करेगा तो उस समय फिर हम इसके शेयर्स फॉरफिट कर देंगे। हो सकता है जब ये फर्स्ट कॉल मनी पे करे उस समय अलॉटमेंट का जो अमाउंट इसने पे नहीं किया है वो फर्स्ट कॉल के साथ पे कर दे। ऐसा सोचकर कंपनी फर्स्ट कॉल तक रुके नहीं रही, फर्स्ट कॉल तक कंपनी ने वेट नहीं किया, बल्कि कंपनी ने बिना कोई प्रतीक्षा किए, बिना फर्स्ट कॉल तक इंतजार किए, तुरंत अलॉटमेंट मनी जैसे ही उसने पे नहीं किया उसके बाद ही उसके शेयर फॉरफिट कर दिए। ये है फर्स्ट केस। सेकंड केस ऐसा है जिसमें ये बताया गया है कि उसने अलॉटमेंट मनी तो पे नहीं किया, लेकिन कंपनी ने तुरंत अलॉटमेंट मनी पे न करते बराबर इसके शेयर फॉरफिट नहीं किए, बल्कि फर्स्ट कॉल तक राह देखी। जैसे यहाँ लिखा है, मिस्टर प्रमोद डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेल्यूर टू पे फर्स्ट कॉल मनी हिज शेयर्स वेर फॉरफिटेड। इसका मतलब मिस्टर प्रमोद ने इस केस में भी अलॉटमेंट मनी तो पे नहीं किया,
पर कंपनी ने तुरंत अलॉटमेंट मनी जैसे उसने पे नहीं किया, उसके बाद इमीडिएटली बाद में उसके शेयर्स फॉरफिट नहीं किए। कंपनी ने उसके शेयर्स पे फर्स्ट कॉल मनी भी मंगवा कर देखा, ये सोच कर कि जब फर्स्ट कॉल मनी पे करेगा हो सकता है उसके साथ जो अलॉटमेंट मनी इसका एरियस में है वो भी पे कर देगा। पर जब उसने फर्स्ट कॉल मनी भी नहीं पे किया तो फिर फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट किए। और इसके बाद का केस है मिस्टर प्रमोद did not pay allotment money and both the calls and his shares were forfeited after the final call। इस केस में तो देखिए, इस केस में भी मिस्टर प्रमोद ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया, लेकिन कंपनी ने यहाँ भी तुरंत अलॉटमेंट मनी जैसे अलॉटमेंट वाला इंस्टॉलमेंट होने के तुरंत बाद उसके शेयर्स फॉरफिट नहीं किया। कंपनी ने जब देखा कि उसने अलॉटमेंट मनी नहीं पे किया है तो भी कंपनी ने और उसके शेयर्स पे फर्स्ट कॉल मनी भी मंगा कर देखा कि शायद जब फर्स्ट कॉल मनी पे करेगा तब अलॉटमेंट का जो अमाउंट एरियस में वो फर्स्ट कॉल के साथ पे कर देगा। उसने फर्स्ट कॉल मनी भी नहीं पे किया, तब भी कंपनी ने उसके शेयर फॉरफिट नहीं किए। कंपनी ने और उसके शेयर्स पे सेकंड एंड फाइनल कॉल भी मंगा कर देखा। जब सारे शेयर होल्डर से सेकंड एंड फाइनल कॉल मंगवाया, इसके भी शेयर्स पे सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी मंगवाया गया, लेकिन जब उसने सेकंड एंड फाइनल कॉल का भी अमाउंट पे नहीं किया। कंपनी ये सोच रही थी कि शायद सेकंड नहीं फर्स्ट कॉल के साथ, तो जब सेकंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट पे करेगा तो हो सकता है उस समय सेकंड एंड फाइनल कॉल के अमाउंट के साथ साथ जो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का अमाउंट उसका एरियस में वो सेकंड एंड फाइनल कॉल के साथ पे कर दें, ठीक है। लेकिन जब उसने सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी भी पे नहीं किया, अलॉटमेंट भी पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल भी नहीं किया, सेकंड एंड फाइनल कॉल भी नहीं पे किया, तब कंपनी ने फाइनल कॉल के बाद उसके शेयर्स फॉरफिट किए। और इसके बाद का केस है मिस्टर प्रमोद डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल मनी एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी एंड हिज शेयर्स वेर फॉरफिटेड। अब ये केस बाकी सारे केस से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें मिस्टर प्रमोद ने अलॉटमेंट मनी तो पे किया है, लेकिन इसमें उसने फर्स्ट कॉल मनी और सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी मतलब दोनों कॉल का जो अमाउंट है वो पे नहीं किया। और कंपनी ने फर्स्ट कॉल पे न करते बराबर उसके शेयर फॉरफिट नहीं किए। कंपनी ने, जैसा कि यहाँ कहा जा रहा है, उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल दोनों भी नहीं पे किए और उसके बाद शेयर्स फॉरफिट किए गए। मतलब कंपनी ने सेकंड एंड फाइनल कॉल तक रहा। देखिए, उसने फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं किया, लेकिन कंपनी ने फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद उसके शेयर फॉरफिट नहीं किए। कंपनी ने सोचा कि सेकंड एंड फाइनल कॉल और मंगवाया जाए इसके शेयर्स पे, और जब हो सकता है सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी पे करते समय ये फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट इसका एरियस में है वो सेकंड एंड फाइनल कॉल के साथ पे कर दे। पर जब उसने सेकंड एंड फाइनल कॉल का भी अमाउंट पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल का भी अमाउंट पे नहीं किया, सेकंड एंड फाइनल कॉल का भी अमाउंट पे नहीं किया, तो फाइनल कॉल के बाद उसके शेयर्स फॉरफिट किए। इस तरह यहाँ 4 अलग अलग केसेस आपको बताए गए हैं और चारों केसेस में आपको फॉरफिचर की एंट्री करना है। अब ये चारों केसेस में जो फॉरफिचर की एंट्री होगी वो एंट्री किस तरह से होगी वो मैं यहाँ आपको बताता हूँ। देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि फॉरफिचर की एंट्री करते समय सबसे पहले स्टेप क्या लेनी होती है। सबसे पहला काम क्या करना होता है कि ऐसे फॉरफिटेड शेयर्स पे फॉरफिचर के स्टेज तक, मतलब जिस स्टेज पे फॉरफिचर किया जा रहा है शेयर्स का, उस स्टेज तक जितना अमाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जा चुका होगा वो वहाँ से रिवर्स करना पड़ता है। उसके लिए शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है, और शेयर कैपिटल अकाउंट को कितने अमाउंट से डेबिट करना होता है? नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर अप टू द स्टेज ऑफ फॉरफिचर एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। मतलब जिस स्टेज पे फॉरफिचर किया जा रहा है शेयर्स का, उस स्टेज तक कंपनी हर शेयर पे कितना अमाउंट मंगा चुकी है, अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर। उसमें से अगर कुछ प्रीमियम इंक्लूड है तो उसको एक्सक्लूड करके, ठीक है, प्रीमियम को एक्सक्लूड करके कंपनी हर शेयर पे जितना अमाउंट उस समय तक कॉल अप कर चुकी है उस अमाउंट से नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड को मल्टीपल करने पे जो अमाउंट आएगा उतने अमाउंट से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है, ठीक है। अब क्योंकि इसके पहले के लेक्चर्स में जो मैंने क्वेश्चंस आपको बताए थे फॉरफिचर ऑफ शेयर्स के, उसमें जो शेयर्स फॉरफिट किए जा रहे थे वो प्रीमियम पे इशूड शेयर नहीं थे। लेकिन आज का जो क्वेश्चन है उसमें जो शेयर्स है वो ऐसे शेयर्स है जो कंपनी ने प्रीमियम पे इशू किए हैं।
और उनमें से 1000 शेयर्स कंपनी फॉरफिट कर रही है। तो जब ऐसे शेयर जो प्रीमियम पे इशू किए गए हो और वो अगर बाद में फॉरफिट किए जा रहे हैं, तो जिस तरह से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाता है फॉरफिचर की एंट्री में, उसी तरह से सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट करना होता है। लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को केवल अनपेड प्रीमियम के अमाउंट से डेबिट करना होता है। मतलब ये जो शेयर्स फॉरफिट किए जा रहे हैं, ये फॉरफिटेड शेयर्स का कुछ प्रीमियम अगर अनपेड है, तो जितना प्रीमियम अनपेड है उतने ही अमाउंट से सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट पर डेबिट किया जाता है। यदि ये फॉरफिटेड शेयर्स का प्रीमियम पेड है, मतलब जिस शेयर होल्डर के शेयर्स आप फॉरफिट कर रहे हैं, उस शेयर होल्डर ने ऐसा इंस्टॉलमेंट पे कर दिया है जिसमें प्रीमियम इंक्लूड था, तो हम ये मानेंगे कि उसके शेयर्स का प्रीमियम का अमाउंट तो पे हो चुका है कंपनी को, वो पेड है। तो फिर पेड प्रीमियम को सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में डेबिट करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि उसके शेयर्स पे जो प्रीमियम का अमाउंट ड्यू है वो अगर पे नहीं किया उसने, प्रीमियम अगर अनपेड है, तो अनपेड प्रीमियम के अमाउंट से सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट किया जाता है। और बाकी सारी स्टेप्स वैसी है। ऐसे शेयर्स पे जितना भी अमाउंट कंपनी को मिल चुका है, पे हो चुका है, मैंने बताया था कि एटलीस्ट अगर कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट मनी से ही अमाउंट पे करना बंद कर दे, तो भी कम से कम उसने एप्लीकेशन मनी तो पे किया ही होगा। मतलब ऐसे शेयर्स पे भी कुछ ना कुछ अमाउंट तो कंपनी को पे हुआ है। तो जो अमाउंट ऐसे शेयर्स कब पे हो चुका है कंपनी को, जो भी थोड़ा बहुत अमाउंट कंपनी को मिल चुका है, जिसे हम कहेंगे पेड अप अमाउंट ऑन फॉरफिटेड शेयर्स, वो शेयर फॉरफिचर अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। और लेकिन एक चीज़ है, यदि ऐसे शेयर होल्डर ने अपने शेयर्स का जो भी थोड़ा बहुत अमाउंट कंपनी को पे किया है, उसमें मान लीजिए प्रीमियम भी इंक्लूड है, वो अपने शेयर्स का प्रीमियम पे कर चुका है, वो ऐसे इंस्टॉलमेंट को पे कर चुका है जिसमें प्रीमियम इंक्लूड था, तो हम ये बोलेंगे कि उसके शेयर का प्रीमियम पेड है। तो फिर जो कोई भी अमाउंट उसने कंपनी को पे किया उस पर प्रीमियम भी इंक्लूड है, तो प्रीमियम का अमाउंट माइनस करके जो बचा हुआ पेड अप अमाउंट है वो शेयर फॉरफिचर अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद के स्टेप्स आप जानते हो कि जिस किसी इंस्टॉलमेंट का जितना अमाउंट अनपेड है, वो अनपेड अमाउंट उसी इंस्टॉलमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। और यदि ऐसे अनपेड अमाउंट को कंपनी कॉल्सिनियस अकाउंट में ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुकी है, तो फिर कॉल्सिनियस अकाउंट को उस अनपेड अमाउंट से क्रेडिट किया जाता है। तो चलिए, अब क्योंकि यहाँ पे इशू की एंट्रीज करना ही नहीं है, कंपनी पहले 50,000 शेयर्स इशू कर चुकी है, अब सिर्फ मिस्टर प्रमोद को जो 1000 शेयर्स अलॉट किए गए थे, उनके फॉरफिचर की एंट्री केस वाइज करना है, अलग अलग केस में। तो जो फर्स्ट केस है, जिसको यह नाम दिया गया है केस ए, इस केस में फॉरफिचर की एंट्री कैसी होगी वो मैं यहाँ आपको बताता हूँ। केस ए, देखिए, सबसे पहले आपको मैंने बताया कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना पड़ता है इस एंट्री में, और उसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी मैं बता चुका हूँ। मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट सबसे पहले डेबिट करना पड़ता है, और इसको किस अमाउंट से डेबिट करते हैं वो मैंने बता दिया है। जितना अमाउंट ऐसे फॉरफिटेड शेयर्स पर फॉरफिचर के स्टेज तक कंपनी के इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है, ओनली ऐसे फॉरफिटेड शेयर्स पे उतना अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट से रिवर्स करने के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है। और उसके लिए वो अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि जिस स्टेज पे फॉरफिचर किया जा रहा है, ठीक है, उस स्टेज तक कंपनी हर शेयर पे कितना अमाउंट मांगा चुकी है, कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर। उसमें यदि कुछ प्रीमियम है तो प्रीमियम को एक्सक्लूड कर दो, प्रीमियम एक्सक्लूड करके जो बचा हुआ कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर है, वो कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर से नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड को मल्टीपल करके जो अमाउंट आता है, वो अमाउंट में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट करना पड़ता है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड है 1000, मिस्टर प्रमोद के 1000 शेयर फॉरफिट किए जा रहे हैं, और ये केस ए में फॉरफिचर अलॉटमेंट के बाद किया जा रहा है। जैसे ही उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया, तुरंत कंपनी ने उसके शेयर फॉरफिट कर दिए। यानी हम ये कहेंगे कि फॉरफिचर अलॉटमेंट के स्टेज पे हो रहा है। तो अलॉटमेंट के स्टेज तक कंपनी ने हर शेयर पे कितना अमाउंट कॉल अप कर लिया था। तो देखिए, कंपनी ने
एप्लीकेशन के साथ मंगा लिया था 3 पर शेयर, मतलब 3 पर शेयर एप्लीकेशन के साथ कॉलअप कर चुकी थी और अलॉटमेंट पे 5 पर शेयर कॉलअप किया था। तो वैसे तो अलॉटमेंट के स्टेज तक कंपनी 3+5 8 रुपीज़ पर शेयर कॉलअप कर चुकी थी, लेकिन मैंने बताया कि इसमें अगर कुछ प्रीमियम इंक्लूड है तो प्रीमियम को एक्सक्लूड करना है। यदि इसमें प्रीमियम इंक्लूड है तो प्रीमियम नहीं लेना है, क्योंकि प्रीमियम का अमाउंट आप देख चुके हो, वो शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट ही नहीं होता है, वो सेफ्टी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में जब वो गया ही नहीं है, वहाँ क्रेडिट ही नहीं हुआ, तो वहाँ से रिवर्स करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। इसलिए हम जितना कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर है उसमें अगर कुछ प्रीमियम इंक्लूड है तो प्रीमियम एक्सक्लूड करके जो बचा हुआ कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर है उससे नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड को मल्टीपल करेंगे। अब यहाँ पे अलॉटमेंट के स्टेज तक तो कंपनी हर शेयर पे 5 रुपये मंगा चुकी थी, हम कहेंगे 8 रुपीज़ पर शेयर कॉल्ड अप हो चुका था। लेकिन उसमें क्योंकि अलॉटमेंट वाले इंस्टॉलमेंट में ₹2 का प्रीमियम इंक्लूड था, ₹2 पर शेयर, मतलब इस 8 रुपीज़ पर शेयर का जो कॉल्ड अप अमाउंट है इसमें ₹2 पर शेयर तो प्रीमियम था, ₹2 पर शेयर प्रीमियम को एक्सक्लूड कर दो तो बचा हुआ कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर है ₹6 पर शेयर। तो इस ₹6 पर शेयर का कॉल्ड अप अमाउंट को नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड से मल्टीपल करो। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड है 1000 इंटू ₹6, 6000 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट करना। तो ये मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट करती है 6000, ठीक है। अब मैंने बताया कि यदि कंपनी के शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए गए, जो शेयर्स प्रॉफिट हो रहे हैं वो ऐसे शेयर्स हैं जो प्रीमियम पे इशू किए गए थे, तो फिर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करने के साथ साथ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट करना पड़ता है। लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को केवल ऐसे फॉरफिटेड शेयर्स का कुछ प्रीमियम अगर अनपेड है तो जितना प्रीमियम अनपेड है वो अनपेड प्रीमियम के अमाउंट से डेबिट किया जाता है, और जितना प्रीमियम पे किया जा चुका है वो अमाउंट डेबिट नहीं किया जाता, केवल अनपेड प्रीमियम अमाउंट को डेबिट किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो केस ए है इसमें बताया गया है कि मिस्टर प्रमोद ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया और तुरंत अलॉटमेंट मनी पे ना करते से बराबर ही उसके शेयर प्रॉफिट हो रहे हैं, तो केवल उसने एप्लीकेशन मनी पे किया, अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया, और जो प्रीमियम था वो तो अलॉटमेंट मनी में इंक्लूड था, ₹2 पर शेयर का प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट मनी में इंक्लूड थे। अब अलॉटमेंट वाला ही इंस्टॉलमेंट, अलॉटमेंट मनी का इंस्टॉलमेंट उसने पे नहीं किया अपने शेयर का, इसका मतलब उसने अपने शेयर्स का प्रीमियम भी पे नहीं किया, क्योंकि प्रीमियम अलॉटमेंट मनी वाले इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड था, वो उसने पे नहीं किया, तो इसका मतलब उसने अपने शेयर्स का प्रीमियम पे नहीं किया, उसके शेयर्स का जो प्रीमियम का अमाउंट है पूरा अनपेड है, और अनपेड प्रीमियम का अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में डेबिट करना है, इसलिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अब अमाउंट कितना है उसके शेयर्स के अनपेड प्रीमियम का, देखिए हर शेयर पे प्रीमियम ₹2 था, ₹2 पर शेयर, और इस आदमी के पास 1000 शेयर्स है, तो 1000 शेयर्स इंटू ₹2, 2000 रुपीज़ उसके शेयर्स का प्रीमियम का अमाउंट है जो पूरा अनपेड है, तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट कर देंगे 2000 रुपीज़। अब आपने इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कर दिया, अब इसके बाद की क्या स्टेप है, ऐसे फॉरफिटेड शेयर्स पे जितना भी अमाउंट कंपनी को मिल चुका है जिसको हम कहेंगे पेड अप अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, वो अमाउंट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले ये देखा जाता है कि ऐसे शेयर्स पे जो भी अमाउंट कंपनी को मिल चुका है जो पेड अप अमाउंट है, यदि उसमें कुछ प्रीमियम इंक्लूड है, यदि ऐसे शेयर होल्डर ने जिसके शेयर फॉरफिट किए जा रहे हैं अपने शेयर्स का प्रीमियम का कुछ अमाउंट पे किया है और वो उसके पेड अप अमाउंट में इंक्लूड है, तो प्रीमियम का अमाउंट एक्सक्लूड कर दिया जाता है। प्रीमियम के अमाउंट को टोटल पेड अप अमाउंट से माइनस करके जो बचा हुआ अमाउंट है वो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। अब यहाँ पे तो सारा के सारा प्रीमियम अलॉटमेंट मनी वाले इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड था, और वो इंस्टॉलमेंट तो इस शेयर होल्डर ने पे ही नहीं किया, तो आपने देख लिया कि उसके शेयर्स पे जो प्रीमियम का अमाउंट ड्यू हो रहा था 1000 रुपीज़, 2000 रुपीज़, सॉरी 1000 नहीं 2000 रुपीज़, वो तो पूरा ही प्रीमियम अनपेड है, इसलिए तो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो फिर जो भी अमाउंट उसने अपने शेयर का पे किया उसमें कोई प्रीमियम इंक्लूड नहीं है, प्रीमियम तो पेड ही नहीं है, पे हुआ ही नहीं है, तो जो भी पेड अप अमाउंट है उसके शेयर का उसमें कोई प्रीमियम
इंक्लूड नहीं होने से वो पूरा पेड अप अमाउंट जो होगा वो हम यहाँ पे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। अब उसने कितना अमाउंट पे किया होगा अपने शेयर्स का, उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया, इसका मतलब केवल एप्लीकेशन मनी पे किया है, उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया, इसका मतलब ओनली ही हैज पेड ओनली एप्लीकेशन मनी ऑफ हिज शेयर्स। अब अपने 1000 शेयर का एप्लीकेशन मनी कितना पे किया होगा उसने, अब एप्लीकेशन मनी पर शेयर था 3 रुपीस पर शेयर एप्लीकेशन मनी था, तो 1000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी उसने ₹3000 पे किया होगा, 1000 शेयर्स इंटू ₹3, वो उसके शेयर्स का टोटल पेड अमाउंट है। उस पेड अमाउंट को हम फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, इसे शेयर फॉरफिचर अकाउंट भी कहा जा सकता है, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट भी कहा जा सकता है, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। और वो हो रहा है, अभी हमने देखा 3000 उसके शेयर का एप्लीकेशन मनी, केवल एप्लीकेशन मनी पे किया उसने, तो उसके शेयर पे यदि केवल एप्लीकेशन मनी पे हुआ है तो 1000 शेयर्स का ₹3 के हिसाब से 3000 हो रहा है। ये 3000 जो उसके शेयर का पेड अप अमाउंट है वो हमने फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। इसके बाद के स्टेप क्या है, जिस किसी इंस्टॉलमेंट का जितना भी अमाउंट अनपेड है वो अनपेड अमाउंट उसी इंस्टॉलमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। जैसे यहाँ उसने अलॉटमेंट मनी नहीं पे किया, अलॉटमेंट मनी वाला इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, तो अलॉटमेंट मनी जितना अनपेड है उसका वो अनपेड अलॉटमेंट मनी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर देना पड़ेगा। तो हम यहाँ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को भी क्रेडिट कर देंगे, और कितने अमाउंट से, जितना अलॉटमेंट मनी अनपेड है वो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब उसका अलॉटमेंट मनी अनपेड कितना होगा, अलॉटमेंट मनी पर शेयर है ₹5 और उससे अलॉट किए गए 1000 शेयर्स, तो 1000 शेयर्स इंटू ₹5,000 उसका अलॉटमेंट मनी अनपेड है, वो 5000 हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। और यहाँ याद रखना, यहाँ पे टोटल अलॉटमेंट मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम जितना ड्यू था उसके ऊपर जो अनपेड है वो पूरा अमाउंट यहाँ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, इसमें से प्रीमियम माइनस नहीं करना, ठीक है। प्रीमियम केवल जब आप इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हो तो नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट को जिस कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर से मल्टीपल किया जाता है अमाउंट निकालने के लिए, उस कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर में यदि कुछ प्रीमियम इंक्लूड है तो वो प्रीमियम सब्सट्रैक्ट करके बचा हुआ कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर हमको इस एंट्री के अमाउंट के कैलकुलेशन के लिए कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है। एक और जो अमाउंट हम फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में जो पेड अप अमाउंट शेयर ऐसे शेयर होल्डर का जिसके शेयर फॉरफिट किए जा रहे हैं उसके शेयर्स का जो पेड अप अमाउंट हम फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, उसमें भी यदि कुछ प्रीमियम इंक्लूड है, कुछ प्रीमियम वो पे कर चुका है, वो पेड अप अमाउंट में इंक्लूड है, तो वो प्रीमियम माइनस करके बचाओ अमाउंट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ता है। मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में जो अमाउंट डेबिट करना है वो अमाउंट डेबिट करते समय प्रीमियम को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में जो अमाउंट क्रेडिट करना है वो अमाउंट क्रेडिट करते समय भी प्रीमियम को एक्सक्लूड किया जाता है। लेकिन अब जैसे अलॉटमेंट अकाउंट को अनपेड अलॉटमेंट अमाउंट से क्रेडिट करना है तो इस अनपेड अलॉटमेंट अमाउंट से प्रीमियम का अमाउंट माइनस करने की आवश्यकता नहीं है। प्रीमियम सहित जितना भी अमाउंट ऐसे शेयर्स पे जो फॉरफिट किए जा रहे हैं उस पे अनपेड था, वो पूरा अमाउंट यहाँ पे आपको क्रेडिट करना है। तो जैसे इस आदमी को 1000 शेयर दिए गए थे, हम 1000 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, प्रीमियम इंक्लूडिंग अलॉटमेंट मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹5 पर शेयर था, तो 1000 इंटू 5 टोटल ₹5000 इस शेयर होल्डर का अनपेड अलॉटमेंट मनी था जिसको हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो ये मैंने इसको इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया 5000। तो देखिए अब एंट्री कैसी हो गई। अब ये एंट्री हो रही है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विद 6000, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2000, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 3000, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5000। देखिए टैली भी हो गई।
ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विद 6000, सेक्रेटरी प्रीमियम अकाउंट विद 2000, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 3000, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5000। ये डेबिट 6000 प्लस 2000 8000 और क्रेडिट में 3000 प्लस 5000 8000। डेबिट क्रेडिट टैली हो गया, मतलब ये एंट्री आपकी करेक्ट है। मगर इस एंट्री को करते समय हमने ऐसा सोचा है कि कंपनी किसी भी प्रकार का पॉलिसी नीरेस अकाउंट मेंटेन नहीं करती, और जो भी अनपेड मनी है वो जिस इंस्टॉलमेंट से संबंधित है उसी इंस्टॉलमेंट अकाउंट में बैलेंस लिखता है, ऐसा सोच के हमने एंट्री की है। ठीक है, लेकिन अगर कंपनी अनपेड किसी भी इंस्टॉलमेंट के अनपेड अमाउंट को पॉलिसी नीरेस अकाउंट में ट्रांसफर करती है तो फिर ये एंट्री कुछ अलग ढंग से होगी, और उसको आप कहेंगे अल्टरनेटिव एंट्री। मैं वो अल्टरनेटिव एंट्री भी बता देता हूँ। वैसा मान के किए जा रहे हैं कि कंपनी पॉलिसी नीरेस अकाउंट मेंटेन करती है, तो उस केस में कैसी एंट्री होगी? देखिए, ये इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट इसी तरह से डेबिट होगा जैसा पहले हुआ था। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 6000, ये सेक्रेटरी प्रीमियम अकाउंट भी ऐसे ही डेबिट होगा जैसे इसके पहले की एंट्री में होगा। सेक्रेटरी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2000। इवन ये फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में 3000 से क्रेडिट होगा जैसे पहले हुआ। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 3000। लेकिन ये 5000 जो अनपेड अलॉटमेंट मनी है वो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट ना करते हुए पॉलिसी नीरेस अकाउंट में क्रेडिट करना होगा, क्योंकि यदि हम ऐसा मान रहे हैं कि कंपनी पॉलिसी नीरेस अकाउंट मेंटेन करती है तो जब इस आदमी ने 5000 का अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया था तो ये उस समय पॉलिसी नीरेस अकाउंट में ट्रांसफर किया जा चुका होगा, ये पॉलिसी नीरेस अकाउंट में डेबिट किया जा चुका होगा। तो अब आपको बजाय इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के ये 5000 रुपीज पॉलिसी नीरेस अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। तो फिर हम यहाँ लिख देंगे टू पॉलिसी नीरेस अकाउंट 5000, क्योंकि अगर पॉलिसी नीरेस अकाउंट कंपनी मेंटेन कर रही है तो ये 5000 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में बैलेंस ही नहीं था, ये तो वहां से पॉलिसी नीरेस अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका था और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट तो वैसे ही क्लोज हो चुका था, फिर ये बैलेंस दिख रहा था पॉलिसी नीरेस अकाउंट में। तो अब यदि उस शेयर फॉरफिट किए जा रहे हैं तो वो 5000 जो अनपेड अलॉटमेंट मनी है जो पॉलिसी नीरेस अकाउंट में डेबिटेड है वो अब आने भी नहीं वाला, क्योंकि जब शेयर से उस व्यक्ति के फॉरफिट किए जा रहे हैं तो वो क्यों भेजेगा, तो फिर उस पॉलिसी नीरेस अकाउंट को क्लोज कर देना होगा। अब ये हम ऐसा मानते हैं कि 5000 अनपेड अलॉटमेंट मनी यदि पहले पॉलिसी नीरेस अकाउंट में डेबिट कर दिया गया था तो अब उसको पॉलिसी नीरेस अकाउंट को क्लोज करने के लिए 5000 से क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर पॉलिसी नीरेस अकाउंट मेंटेन ही नहीं किया होगा कंपनी ने तो फिर इस तरह की एंट्री होगी, उसमें ये माना जाएगा कि 5000 के इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ही डेबिट बैलेंस दिख रहा है जो अनपेड अलॉटमेंट मनी है, और क्योंकि अब उस शेयर होल्डर के शेयर फॉरफिट किए जा रहे हैं तो आएगा भी नहीं, तो फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्लोज करने के लिए उसको 5000 से क्रेडिट करना होगा, क्योंकि वो डेबिट बैलेंस बता रहा है 5000 का। तो ये हो गया आपका केस है कि फॉरफिचर की एंट्री दोनों दृष्टि से, एक दृष्टिकोण ये कि भाई कंपनी पॉलिसी नीरेस अकाउंट मेंटेन नहीं करती है, और दूसरा ये कि कंपनी पॉलिसी नीरेस अकाउंट मेंटेन करती है। ठीक है, अगर पॉलिसी नीरेस अकाउंट मेंटेन करती है तो अल्टरनेटिव एंट्री कैसी हो रही है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 6000, सेक्रेटरी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2000, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 3000, टू पॉलिसी नीरेस अकाउंट 5000। इसमें भी देखिए डेबिट और क्रेडिट दोनों में 8000 आ रहा है, मतलब ये एंट्री करेक्ट है। चलिए केस ए की फॉरफिचर की एंट्री मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया। अब केस बी में फॉरफिचर की एंट्री कैसे होगी? देखिए केस बी में क्या कहा गया है कि इस प्रमोद नामक शेयर होल्डर ने अपने 1000 शेयर्स का अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया, पर कंपनी ने तुरंत
अलॉटमेंट के बाद ही उसके शेयर फॉरफिट नहीं किए। अलॉटमेंट का इंस्टॉलमेंट जो है उसके तुरंत बाद उसके शेयर फॉरफिट ना करते हुए कंपनी ने फर्स्ट कॉल भी उसके शेयर का मंगवा कर देखा, ये सोचकर कि शायद फर्स्ट कॉल मनी पे करेगा तब अलॉटमेंट का जो अमाउंट उसका है रेस में वो फर्स्ट कॉल के साथ पे कर देगा। पर जब उसने फर्स्ट कॉल मनी भी पे नहीं किया तो ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेल्यूर टू पे द फर्स्ट कॉल, कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर फॉरफिट किए। मतलब यहाँ स्टेज ऑफ फॉरफिचर जो है ये आफ्टर फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल के मंगाने के बाद उसके शेयर फॉरफिट किए जाते हैं। मैंने बताया कि जिस स्टेज पे फॉरफिचर किया जाता है शेयर्स का, उस स्टेज तक पर शेयर कितना अमाउंट कंपनी कॉल अप कर चुकी है, उसमें से प्रीमियम को एक्सक्लूड करके बचा हुआ जो कॉल अप अमाउंट पर शेयर है उसका नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है और उसका जो प्रोडक्ट आता है वो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट करना होता है। तो देखिए अब यहाँ पे फॉरफिचर फर्स्ट कॉल के बाद हो रहा है। फर्स्ट कॉल तक हर शेयर पे कंपनी कितना अमाउंट मंगा चुकी, एप्लीकेशन पे 3 पर शेयर मंगा चुकी, अलॉटमेंट पे 5 और फर्स्ट कॉल पे ₹2। तो वैसे तो 3 + 5 8 + 2 पर शेयर कंपनी 10 रुपीज कॉल अप कर चुकी है, लेकिन मैंने पहले ही बताया कि प्रीमियम एक्सक्लूड करना है। अलॉटमेंट मनी में ₹2 पर शेयर प्रीमियम एक था, तो प्रीमियम को अगर छोड़ दिया जाए तो हम ऐसा मानेंगे कि पर शेयर फर्स्ट कॉल का कंपनी केवल 8 रुपीज कॉल कर चुकी है। ठीक है, तो ₹8 इंटू नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 1000 या 1000 इंटू ₹8 8000 रुपीज। 8000 रुपीज आपको इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना होगा। तो मैं वो यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में नॉट क्रेडिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट करना होगा। तो मैं वो यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देता हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 8000। ये 8000 कैसा आया मैं फिर आपको समझा देता हूँ। यहाँ अब इस केस में मिस्टर प्रमोद के शेयर फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट किए जा रहे हैं। फर्स्ट कॉल तक कंपनी टोटल हर शेयर पे 10 रुपीज मंगा चुकी है। 3 रुपीज पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 5 रुपीज पर शेयर ऑन अलॉटमेंट एंड 2 रुपीज पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल। 3 + 5 8 + 2 10। लेकिन वैसे 10 रुपीज पर शेयर कॉल्ड अप है, लेकिन इसमें प्रीमियम इंक्लूड है। प्रीमियम नहीं लेना है, हमें प्रीमियम एक्सक्लूड करके बचा हुआ कॉल्ड अप अमाउंट लेना है। तो प्रीमियम ₹2 है जो अलॉटमेंट मनी में इंक्लूड है, उसको अगर एक्सक्लूड कर दिया जाए तो फिर ओनली 8 रुपीज पर शेयर कॉल्ड अप है। ठीक है, और नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड है 1000। तो 1000 इंटू ₹8 8000 से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब क्योंकि ये शेयर्स प्रीमियम पे इशूड थे और अगर ये जो फॉरफिटेड शेयर से इनका प्रीमियम का अमाउंट भी अनपेड है तो अनपेड प्रीमियम का अमाउंट सेकेंडरी प्रीमियम अकाउंट में डेबिट करना होता है। अब देखिए प्रीमियम अलॉटमेंट मनी वाले इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड था और सारा के सारा हर शेयर का ₹2 पर शेयर प्रीमियम पूरा अलॉटमेंट मनी वाले इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड था। और यहाँ इस मिस्टर प्रमोद ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया है, फर्स्ट कॉल भी नहीं किया, अलॉटमेंट भी मनी नहीं पे किया। जब उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया तो इसका मतलब अलॉटमेंट मनी में प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड था, तो उसने अपने शेयर का प्रीमियम भी पे नहीं किया। जब उसने अलॉटमेंट मनी ही नहीं पे किया और प्रीमियम अलॉटमेंट मनी में इंक्लूड था तो उसका मतलब उसने प्रीमियम पे नहीं किया अपने शेयर्स का, उसके शेयर्स का प्रीमियम अनपेड है। और वो कितना है, प्रीमियम ₹2 था पर शेयर और उसके शेयर्स जो है वो 1000 है जो फॉरफिट किए जा रहे हैं। तो 1000 शेयर्स का प्रीमियम का अमाउंट हो रहा है 1000 इंटू ₹2 2000 जो अनपेड है। और अनपेड प्रीमियम को सेकेंडरी प्रीमियम अकाउंट में डेबिट किया जाता है। तो मैं सेकेंडरी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट कर देता हूँ 2000 से। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2000। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऐसे शेयर्स पे जितना अमाउंट कंपनी को मिल चुका है, जो पे हो चुका है, पेड अप अमाउंट, उसको फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट करना होता है। कितना अमाउंट मिला है यहाँ पे, इस केस में भी ओनली अलॉटमेंट मनी पे हुआ है ऐसे शेयर्स में, सॉरी नॉट अलॉटमेंट मनी, ओनली एप्लीकेशन मनी पे हुआ है, अलॉटमेंट मनी तो पे नहीं किया है। इस केस में भी केवल एप्लीकेशन मनी ही पे हुआ है ऐसे शेयर्स पे, अलॉटमेंट तो यहाँ पे भी पे नहीं हुआ। मिस्टर प्रमोद ने अलॉटमेंट मनी भी पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल भी नहीं किया। इसका मतलब ओनली एप्लीकेशन मनी, ही हैज पेड ओनली एप्लीकेशन मनी।
तो उसके शेयर्स का पेड अप अमाउंट केवल एप्लीकेशन मनी है, और एप्लीकेशन मनी था ₹3 पर शेयर, और उसके 1000 शेयर्स थे। तो 1000 शेयर्स का ₹3 के हिसाब से 3000 उसके शेयर्स का पेड अप अमाउंट है, जिसको फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा टू फॉरफिटेड शेयर्स 3000। और जिस इंस्टॉलमेंट का जितना अमाउंट अनपेड है वो अनपेड अमाउंट उसी इंस्टॉलमेंट के अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। जिस इंस्टॉलमेंट का जितना अमाउंट अनपेड है वो अनपेड अमाउंट उसी इंस्टॉलमेंट अकाउंट में क्रेडिट करना होता है। जैसे यहाँ इसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया, अलॉटमेंट मनी का अमाउंट अनपेड है, तो जितना अलॉटमेंट मनी अनपेड है उसको इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। अब अलॉटमेंट मनी पर शेयर था 5 और इसके पास थे 1000 शेयर्स हैं, तो 1000 शेयर्स का 1000 इंटू ₹5 5000 अनपेड है, तो वो 5000 को हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5000। और इसके अलावा इस केस में तो फर्स्ट कॉल का भी अमाउंट उसका अनपेड है, तो जितना अमाउंट फर्स्ट कॉल का अनपेड है वो फर्स्ट कॉल अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और फर्स्ट कॉल का कितना अमाउंट अनपेड है, देखिए फर्स्ट कॉल पे ₹2 पर शेयर भी हुआ है, तो उसके 1000 शेयर्स जो फॉरफिट किए जा रहे हैं वो 1000 शेयर्स का हो रहा है 1000 शेयर्स इंटू ₹2000, तो 2000 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में। तो देखिए कैसी एंट्री हो गई, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 8000, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2000, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 3000, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5000, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2000। देखिए डेबिट क्रेडिट टैली होगा, ये 8000 और 2000 डेबिट में है, इनकी टोटल हो रही है 10000, और क्रेडिट में 3000 प्लस 5000 प्लस 2000, ये भी 3000 प्लस 5000 8000 प्लस 2000 10000, क्रेडिट की भी टोटल 10000 हो गई। मतलब ये एंट्री आपकी करेक्ट है। मगर ये एंट्री करते समय फिर हमने यही सोचा कि भाई कंपनी कोई कॉल सीनियरेस अकाउंट मेंटेन नहीं करती, पर यदि कंपनी कॉल सीनियरेस अकाउंट मेंटेन करती है तो ये अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का अनपेड अमाउंट कंपनी कॉल सीनियरेस अकाउंट में ट्रांसफर कर चुकी होगी, तो ऐसे केस में एंट्री थोड़ी अलग ढंग से होगी। और वो अल्टरनेटिव एंट्री कैसी होगी वो भी मैं यहाँ बता। देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को तो उतने अमाउंट से डेबिट करेंगे जैसा पहले किया। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 8000, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी पहले जितने अमाउंट से डेबिट किया था उतनी अमाउंट से डेबिट किया जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2000, और फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को भी पहले जितने अमाउंट से क्रेडिट किया था उतनी अमाउंट से क्रेडिट करना है टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 3000। बस डिफरेंस कहाँ है, इसके पहले के एंट्री में, इस एंट्री में आपने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को 5000 से क्रेडिट किया, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को 2000 से क्रेडिट किया, क्योंकि ये दोनों इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 5000 और 2000 अनपेड था, तो इन दोनों को आपने अलग अलग क्रेडिट किया। लेकिन यदि ये अनपेड अमाउंट कंपनी ऑलरेडी कॉल सीनियरेस अकाउंट में ट्रांसफर कर चुकी है, तो आपको ये दो अकाउंट अलग अलग क्रेडिट करने की जगह इनकी टोटल से एक साथ कॉल सीनियरेस अकाउंट को क्रेडिट कर देना होगा। मतलब 5000 2000 ये पूरा अनपेड मनी जो है अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का टोटल अनपेड मनी वो कॉल सीनियरेस अकाउंट में एक साथ क्रेडिट कर दिया जाए टू कॉल सीनियरेस अकाउंट 7000। तो ये हो गए केस बी में फॉरफिचर की अल्टरनेटिव एंट्री। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 8000,
security premium account debit 2000, 2 forfeited shares upon 3000, 2 calcinaries upon 7000. देखिए डेबिट क्रेडिट टैली हो गया, डेबिट में 8000 प्लस 2000 10000 और क्रेडिट में 3000 प्लस 7000 10000, मतलब ये एंट्री भी करेक्ट है। अब मैंने केस बी की भी फॉर्फीचर की एंट्री दोनों ही दृष्टिकोण से बता दी, ठीक है। कंपनी यदि कॉल्सिनरियस अकाउंट नहीं मेंटेन करती तो ये एंट्री होगी, और कॉल्सिनरियस अकाउंट मेंटेन करती है तो ये एंट्री होगी। दोनों में से एक ही होगी, दोनों एंट्रीज नहीं होगी। मैं आपको दोनों दृष्टिकोण से एंट्रीज बताते जा रहा हूँ, लेकिन दोनों में से एक ही एंट्री होगी, ठीक है। यदि आपके क्वेश्चन में, एग्जाम में जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि कंपनी मेंटेन्स कॉल्सिनरियस अकाउंट, तो फिर आपको यही एंट्री करना है, ये एंट्री नहीं करना है। और यदि ऐसा लिखा है कि कंपनी डज नॉट मेंटेन कॉल्सिनरियस अकाउंट, तो फिर यही एंट्री करना है, इसको नहीं करना है। दोनों में से एक ही करना है। हाँ, कुछ नहीं लिखा है कि कंपनी कॉल्सिनरियस अकाउंट मेंटेन करती है नहीं करती, क्वेश्चन में कुछ स्पष्ट नहीं है, तो आप दोनों में से कोई भी एंट्री कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यह रहेगा कि ऐसे केस में यही माना जाए कि कंपनी कोई कॉल्सिनरियस अकाउंट मेंटेन नहीं करती और यही एंट्री करना चाहिए, ठीक है। अब ये हो गया केस बी। चलिए केस सी। केस सी में बताया गया है कि मिस्टर प्रमोद ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया, उसके बाद उसने फर्स्ट कॉल मनी भी नहीं पे किया, सेकंड कॉल मनी भी नहीं पे किया। मतलब कंपनी ने जब उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया तो तुरंत उसके बाद ही उसके शेयर फॉरफिट करने के बजाय कंपनी आगे फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल भी मंगवाती रही, ये सोच के कि ये जब फर्स्ट कॉल पे करेगा तो हो सकता है अलॉटमेंट का जो अमाउंट एरियस में है वो फर्स्ट कॉल के साथ पे कर दे। जब फर्स्ट कॉल भी नहीं पे किया तो कंपनी ने ये सोचा कि इससे सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी भी मंगवा कर देखो। जब सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी पे करेगा तो साथ में अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट एरियस में वो भी पे कर देगा। पर जब उसने ना अलॉटमेंट मनी पे किया, ना फर्स्ट कॉल मनी पे किया, ना सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी पे किया, तो आफ्टर सेकंड एंड फाइनल कॉल कंपनी ने इसके शेयर फॉरफिट किया। अब यहाँ पे शेयर्स का फॉरफिचर हो रहा है आफ्टर फाइनल कॉल। तो फिर सबसे पहले हम जो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं वो किस तरह से करते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर अप टू द स्टेज ऑफ फॉरफिचर एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। इस स्टेज पर फॉरफिचर हो रहा है, उस स्टेज तक कंपनी हर शेयर का कितना अमाउंट कॉल अप कर चुकी है, उसमें यदि कुछ प्रीमियम इंक्लूड है तो उसको एक्सक्लूड कर दिया जाए, और प्रीमियम को एक्सक्लूड करके जो बचा हुआ कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर उसको नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड से मल्टीपल करके जो अमाउंट आएगा वो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट करना है। तो चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब कितना अमाउंट डेबिट करना है? देखिए यहाँ सीधा फाइनल कॉल के बाद शेयर प्रॉफिट हो रहा है, तो फाइनल कॉल तक कंपनी हर शेयर का वैसे तो 12 रुपीज मंगा चुकी है। एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 5, फर्स्ट कॉल पे 2, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 2, ठीक है। 3 + 5 8 + 2 10 + 2 12, वैसे तो 12 रुपीज पर शेयर कंपनी ने कॉल किया है, लेकिन क्योंकि अलॉटमेंट मनी में ₹2 पर शेयर प्रीमियम इंक्लूड था, यानी ये जो 12 रुपीज है इसमें 2 रुपीज प्रीमियम का इंक्लूड है, उसको माइनस कर दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। तो उसको अगर एक्सक्लूड करते हैं तो कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर हो रहा है ₹10 और नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड है 1000। तो 1000 इंटू ₹10, 10,000 से हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट करना या नहीं करना, तो मैंने बताया है कि जो शेयर फॉरफिट किए जा रहे हैं उनका प्रीमियम का अमाउंट अगर पे हो चुका है, पेड है तो नहीं डेबिट करना है, लेकिन अनपेड है तो डेबिट करना है। अब क्योंकि प्रीमियम का अमाउंट तो अलॉटमेंट मनी वाले इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड था, और यहाँ आगे इस शेयर होल्डर ने इस केस में भी अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया है, और अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया है इसका मतलब प्रीमियम भी उसके शेयर का जो है अनपेड है, और अगर वो अनपेड है तो फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। और कितने अमाउंट से? उसके शेयर्स का जितना प्रीमियम का अमाउंट है जो अनपेड है उतने अमाउंट से सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में डेबिट करेंगे। अब उसके शेयर का तो सारा की सारा प्रीमियम का अमाउंट अनपेड है, क्योंकि वो अलॉटमेंट मनी वाले इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड था, उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया, तो उसके शेयर पे जितना प्रीमियम का अमाउंट है वो पूरा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में डेबिट करना होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना?
अमाउंट है उसके शेयर्स का प्रीमियम का, पर शेयर प्रीमियम था ₹2, उसके 1000 शेयर्स है तो 1000 शेयर्स इंटू ₹2, 2000 रुपीज हमें सिंपली प्रीमियम अकाउंट में डेबिट करना है। अब यहाँ अगले स्टेप क्या है, ऐसे शेयर होल्डर पे जो कोई भी अमाउंट पे हो चुका है, पेड अप अमाउंट, उसमें यदि कोई प्रीमियम इंक्लूड है, कोई प्रीमियम भी पे हुआ है वो इंक्लूड है, तो उसको माइनस करके बचा हुआ पेड अप अमाउंट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट करना होगा। अब यहाँ पे क्या किया है इसने, इस केस में भी ही हैज पेड ओनली एप्लीकेशन मनी ₹3 पर शेयर, तो 1000 शेयर्स का ₹3 के हिसाब से ओनली 3000 उसका पेड अप अमाउंट है, क्योंकि अलॉटमेंट मनी से तो उसने पे करना बंद ही कर दिया था, तो ओनली 3000 पेड अप अमाउंट। और हम देख चुके कि उसका प्रीमियम तो पूरा 2000 अनपेड ही, वो तो पे हुआ ही नहीं है, तो वो इस 3000 के पेड अमाउंट में इंक्लूड ही नहीं है, तो उसको माइनस करने का प्रश्न ही नहीं उठता। हमें पूरा 3000 शेयर फॉरफिचर अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, जिसको हम फॉरफिटेड शेयर अकाउंट भी कह सकते हैं। तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 3000। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, जिस किसी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट उसकी तरफ से अनपेड है, ऐसे शेयर होल्डर की तरफ से, वो अनपेड अमाउंट जिस इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड है उसी इंस्टॉलमेंट के अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। जैसे यहाँ अलॉटमेंट मनी उसने पे नहीं किया, अलॉटमेंट मनी अनपेड है, तो जितना अलॉटमेंट मनी उसका अनपेड है उतने अमाउंट से इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दो। तो चलिए मैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देता हूँ। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और उसके शेयर का कितना अलॉटमेंट मनी अनपेड है, अलॉटमेंट मनी पर शेयर का ₹5 और उसके 1000 शेयर्स है, 1000 शेयर्स इंटू ₹5, 5000 अनपेड है, तो मैंने 5000 रुपीज इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। और कौन से इंस्टॉलमेंट पे नहीं किए उसने, यहाँ उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं पे किया, तो फर्स्ट कॉल का जितना अमाउंट उसका अनपेड है वो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में क्रेडिट कर दो। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब फर्स्ट कॉल पे कितना ड्यू था, पर शेयर ₹2 था, तो 1000 शेयर्स का कितना हो गया, 1000 इंटू ₹2, 2000। उसने सेकंड एंड फाइनल कॉल भी पे नहीं किया, वो भी अनपेड है, तो सेकंड एंड फाइनल कॉल का उसका जितना अमाउंट अनपेड है वो सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट में क्रेडिट कर दो। 2 इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब सेकंड एंड फाइनल कॉल का कितना अमाउंट उसका अनपेड है, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे भी पर शेयर ₹2 ड्यू था, उसके 1000 शेयर्स का हो गया 1000 शेयर्स इंटू ₹2, 2000। चलिए उसको सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। एंट्री कैसी हो गई, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10000, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2000, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 3000, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5000, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2000, टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 2000। देखिए डेबिट क्रेडिट टैली हो गया है, डेबिट में 10000 प्लस 2000 12000, और क्रेडिट में 3000 प्लस 5000 8000 प्लस 2000 10000 प्लस 2000 12000। ठीक, डेबिट क्रेडिट दोनों टैली हो गए, ये एंट्री भी करेक्ट है, लेकिन ये एंट्री ऐसा सोच के की गई है कि कंपनी does not maintain call scenarios account। पर फिर अब यहाँ दो दृष्टिकोण से सोचना होगा। यदि कंपनी कॉल scenarios अकाउंट मेंटेन करती है तो फिर ये एंट्री कुछ अलग ढंग से होगी, फिर अल्टरनेटिव एंट्री कैसी होगी इस केस में। अब अल्टरनेटिव एंट्री में भी आपको इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट उतनी अमाउंट से डेबिट करना है जैसे पहले किया था। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2000, इवन आप फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को भी उतनी अमाउंट से क्रेडिट करेंगे जैसा पहले किया था। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट
3000। लेकिन अब ये 3 अकाउंट अलग अलग क्रेडिट करने की जगह कौन से, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये तीनों को अलग अलग क्रेडिट करने की जगह पे इन तीनों का जो टोटल अनपेड मनी है, उस टोटल अनपेड मनी से हम सीधा एक साथ कॉल सीनियर्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। मतलब टू कॉल सीनियर्स अकाउंट 9000, इस तरह ये अलॉटमेंट मनी अनपेड है 5000, ये फर्स्ट कॉल मनी is 2000 और सेकंड एंड फाइनल कॉल 2000, 5000 प्लस 2000 7000 प्लस 2000 9000, ये 9000 का तीनों कॉल का अनपेड अमाउंट एक साथ कॉल सीनियर्स अकाउंट में क्रेडिट करो। तो ये हो गया अल्टरनेटिव एंट्री, क्योंकि इस केस में ऐसा माना जा रहा है कि अनपेड अमाउंट हर इंस्टॉलमेंट का ऑलरेडी कॉल सीनियर्स अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है, तो फिर ये अकाउंट तो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं कंपनी के बुक्स में, ये है ही नहीं, अब ये क्लोज हो चुके हैं, तो इनको क्रेडिट करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। फिर ये सारा अनपेड अमाउंट 9000 कॉल सीनियर्स अकाउंट में डेबिटेड है, और अब क्योंकि ये शेयर अगर फॉरफिट किए जा रहे हैं तो ये अनपेड अमाउंट आएगा भी नहीं उस शेयर होल्डर से, क्योंकि इसके शेयर ही आप वापस ले रहे हैं। तो फिर वो अगर कॉल सीनियर्स अकाउंट में डेबिटेड दिख रहा है तो उस अकाउंट को क्रेडिट करने की, उसको क्लोज करने के लिए अब हम उसको एग्जैक्टली 9000 से क्रेडिट करते हैं ताकि वो क्लोज हो जाए। तो अब ये एंट्री कैसी हो गई, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10000, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2000, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 3000, टू कॉल सीनियर्स अकाउंट 9000। देखिए इसमें भी डेबिट क्रेडिट टैली हो गया। तो ये केस सी की दो दृष्टिकोण से एंट्रीज हो गई फॉरफिचर। चलिए अब केस डी को देख लेते हैं। केस डी में बताया गया है कि मिस्टर प्रमोद ने फर्स्ट कॉल मनी और सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी नहीं पे किया, यहाँ उसने अलॉटमेंट मनी पे किया है। बहुत डिफरेंस है पहले वाले 3 केसेस में और इसमें। पहले 3 केसेस में ऐसा था कि उसने अलॉटमेंट मनी भी पे नहीं किया था। पहले 3 केसेस में हर केस में एक चीज सिमिलर थी, और वो ये कि उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया था। हर केस में अलॉटमेंट मनी उसका अनपेड, लेकिन अब ये केस में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे अलॉटमेंट मनी तक तो पे कर चुका है, केवल फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी उसने नहीं पे किया, और सेकंड एंड फाइनल कॉल के बाद उसके शेयर्स फॉरफिट करिएगा, यानी फॉरफिचर किस स्टेज पे हो रहा है, आफ्टर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो आप जो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे तो उसे आपको कितने अमाउंट से डेबिट करना होगा। सेकंड एंड फाइनल कॉल के बाद यदि शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं तो सेकंड एंड फाइनल कॉल तक हर शेयर पे कंपनी कितना अमाउंट मंगवा चुकी है, कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर अप टू द स्टेज ऑफ फाइनल कॉल। उसमें अगर प्रीमियम इंक्लूड है तो उसको माइनस करके जो बचा हुआ कॉल्ड अप मनी पर शेयर है, कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर, उससे नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड को मल्टीपल करके जो अमाउंट आएगा वो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट पर डेबिट करना होगा। अब यहाँ पे फाइनल कॉल तक वैसे तो कंपनी पूरा 12 रुपीज़ कॉल अप कर चुकी है इंक्लूडिंग प्रीमियम, लेकिन हमें प्रीमियम एक्सक्लूड करना है। तो प्रीमियम को यदि एक्सक्लूड कर दिया जाए 2 रुपीज़ को, तो फिर हम ऐसा मानेंगे कि कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर ₹10 है और 1000 शेयर्स हम फॉरफिट करें तो 1000 इंटू 10,000 रुपीज़ से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। यह अमाउंट ठीक उतना ही है जैसा इसके पहले केस सी में था, क्योंकि वहाँ पे भी फॉरफिचर फाइनल कॉल के बाद ही हो रहा था और यहाँ पे भी फाइनल कॉल के बाद। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000। लेकिन अब पहले के 3 केस में और इस केस में एक और अंतर यह है कि यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट नहीं करना होगा, क्योंकि मैंने बताया सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट केवल तभी डेबिट किया जाता है यदि ये जो शेयर्स फॉरफिट किए जा रहे हैं ये फॉरफिटेड शेयर्स का प्रीमियम का अमाउंट अनपेड है। ठीक है, जिस शेयर होल्डर के शेयर फॉरफिट किए जा रहे हैं उसने ऐसा इंस्टॉलमेंट पे ना किया हो जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है। ऐसा इंस्टॉलमेंट यदि उसने पे ना किया हो जिसमें प्रीमियम इंक्लूड था तो इसका मतलब उसका प्रीमियम का अमाउंट अनपेड है, और अनपेड है अगर प्रीमियम का अमाउंट तो उस अनपेड प्रीमियम को ही सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में डेबिट किया जाता है। लेकिन अगर उसके शेयर्स का प्रीमियम का अमाउंट पेड हो चुका है कंपनी, और वो कब होगा,
जिस इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम इंक्लूड है उस इंस्टॉलमेंट को यदि वो पे कर चुका है तो मान लीजिए कि उसके शेयर्स पे का जो प्रीमियम का अमाउंट है वो पे हो चुका है, वो पेड है, तो फिर उससे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में डेबिट नहीं करना है। यदि अनपेड है प्रीमियम तो डेबिट करना है, यदि पे हो चुका है प्रीमियम पेड है तो फिर डेबिट नहीं करना है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपने देखा कि प्रीमियम का अमाउंट अलॉटमेंट वाले इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड था, अलॉटमेंट मनी में इंक्लूड था, और इस केस में ये लास्ट केस जो है केस डी, इसमें ऐसा बताया गया है कि वो जो मिस्टर प्रमोद है जिसके शेयर हम फॉरफिट कर रहे हैं, वो उसने केवल फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं पे किया। इसका मतलब उसने एप्लीकेशन मनी भी पे कर दिया, अलॉटमेंट मनी भी पे कर चुका है, और अलॉटमेंट मनी पे कर चुका है तो समझ लो उसने अपने शेयर्स का प्रीमियम भी पे कर दिया, क्योंकि प्रीमियम अलॉटमेंट मनी में इंक्लूड था। तो फिर उसके शेयर्स का प्रीमियम तो पेड है, तो फिर अब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाइए। अब इसके बाद की स्टेप क्या है? ऐसे फॉरफिटेड शेयर्स पे जो भी अमाउंट पे हो चुका है, जो कंपनी को मिल चुका है, उसमें यदि कुछ प्रीमियम इंक्लूड है, कुछ प्रीमियम भी पेड है जो उसमें इंक्लूड है, तो वो प्रीमियम को माइनस करके बचा हुआ पेड अप अमाउंट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। अब यहाँ पे हम पहले ये देखेंगे कि इस मिस्टर प्रमोद के 1000 शेयर्स पर कितना अमाउंट कंपनी को पे हो चुका था। देखिए, वो एप्लीकेशन मनी पे कर चुका था ₹3 पर शेयर, और अलॉटमेंट मनी भी वो पे कर चुका था ₹5 पर शेयर। तो वैसे देखा जाए तो 3 + 5 अपने शेयर का ₹8 पर शेयर वो पे कर चुका था। लेकिन मैंने बताया कि इसमें प्रीमियम को नहीं लेना है, प्रीमियम माइनस करके जो पेड अप अमाउंट है वो फॉरफिटेड अकाउंट में क्रेडिट करना, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे ₹3 वो एप्लीकेशन का पे कर चुका था, ₹3 पर शेयर, ₹5 पर शेयर अलॉटमेंट का पे कर चुका था। तो वैसे तो उसके हर शेयर का ₹8 वो पे कर चुका था, लेकिन उसमें ₹2 प्रीमियम इंक्लूड है, और ₹2 प्रीमियम इंक्लूड है तो उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। उसको माइनस करके हम ऐसा मानेंगे कि उसके शेयर का ₹6 पर शेयर पेड अप है एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, और उसके 1000 शेयर्स थे, तो 1000 शेयर्स का ₹6 के हिसाब से 6000 वो पे कर चुका था प्रीमियम छोड़ के। तो 6000 उसका पेड अप अमाउंट है उसके शेयर का एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, उस 6000 को हम फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट $6000, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना होता है? जिस इंस्टॉलमेंट का जितना अमाउंट उस शेयर होल्डर की तरफ से अनपेड है, वो अनपेड अमाउंट जिस इंस्टॉलमेंट का है उसी इंस्टॉलमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे कौन कौन से इंस्टॉलमेंट का अमाउंट अनपेड है? फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट कॉल का जितना मनी, जितना अमाउंट अनपेड है वो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में क्रेडिट कर दो। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब फर्स्ट कॉल का उसके शेयर का कितना अनपेड है? फर्स्ट कॉल पे ₹2 पर शेयर था, उसको 1000 शेयर्स है जो हम फॉरफिट कर रहे हैं, तो 1000 × ₹2, 2000 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। और सेकंड एंड फाइनल कॉल का भी अमाउंट पे नहीं किया, वो भी अनपेड है, तो उसे सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, और वो भी लगभग इतना ही होगा, क्योंकि सेकंड एंड फाइनल कॉल पे भी ₹2 पर शेयर ड्यू था, और 1000 शेयर्स का वो भी 1000 शेयर्स × ₹2, 2000 होगा। तो 2 इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 2000, ये 2000 हमने सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो कुल मिलाकर एंट्री कैसी हो गई? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 6000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2000 टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 2000। देखिए डेबिट क्रेडिट टैली हो गया। डेबिट में 10,000 और क्रेडिट में 6000 प्लस 2000 8000 प्लस 2000 10,000। डेबिट में भी 10,000, क्रेडिट में भी 10,000। ये केस डे के फॉरफिचर की एंट्री हो गई इस दृष्टिकोण से कि कंपनी डज नॉट मेंटेन एनी कॉस्ट इन रिस्क। अब यदि कंपनी कॉस्ट इन रिस्क अकाउंट मेंटेन करती है और ये अनपेड अमाउंट जो है फर्स्ट और सेकंड एंड फाइनल कॉल का, इसको कॉस्ट इन रिस्क अकाउंट में यदि कंपनी ने ट्रांसफर कर दिया है, तो फिर अल्टरनेटिव एंट्री कैसे होगी?
फॉरफीचर की अल्टरनेटिव एंट्री कैसी होगी? देखिए, ऐसे केस में जो अल्टरनेटिव एंट्री होगी फॉरफीचर की वो इस तरह होगी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट तो उतनी अमाउंट से डेबिट किया जाएगा जैसे पहले किया था, इससे पहले की एंट्री। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करना नहीं है, आप जानते हो केस तो वही है। उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी पे कर दिया, फर्स्ट और सेकंड कॉल मनी नहीं पे किया। अब अलॉटमेंट मनी यदि पे कर दिया तो प्रीमियम पेड है उसके शेयर का, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करना ही नहीं है। अब फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट को तो उतने अमाउंट से डेबिट करो जितने से यहाँ किया है। देखिए, अल्टरनेटिव एंट्री में और इस एंट्री में मतलब कंपनी चाहे कॉल से निरस अकाउंट मेंटेन करे या ना करे, यदि कंपनी कॉल से निरस अकाउंट मेंटेन नहीं करती तो ये एंट्री होती है, और यदि कंपनी कॉल से निरस अकाउंट मेंटेन करे तो ये अल्टरनेटिव एंट्री होती है। पर दोनों एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट उतने ही अमाउंट से डेबिट होता है और फॉरफीटेड शेयर अकाउंट भी उतने अमाउंट से क्रेडिट होता है, सेम अमाउंट से। तो हम टू फॉरफीटेड शेयर अकाउंट को उतने अमाउंट क्रेडिट कर देंगे जितना पहले क्रेडिट हुआ था। टू फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट 6,000 और अब सिर्फ फर्क यहाँ पे है कि यहाँ इसके पहले के एंट्री में हमने इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट का अनपेड अमाउंट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में क्रेडिट किया था, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल का अनपेड अमाउंट इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट में क्रेडिट किया था। लेकिन अब यहाँ ये दो अलग अलग अकाउंट क्रेडिट करने के बजाय हम ये पूरा अनपेड अमाउंट फर्स्ट कॉल का और सेकंड एंड फाइनल कॉल का टोटल 4,000 एक साथ कॉल से निरस अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि कंपनी इसको यदि कॉल से निरस अकाउंट में ट्रांसफर कर चुकी है तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट कोई बैलेंस नहीं बता रहे, वो तो ऑलरेडी कंपनी के बुक्स में क्लोज दिखाई दे रहे। फिर ऐसे केस में तो अब ये जो 4,000 है वो ऑलरेडी कॉल से निरस अकाउंट में यदि ट्रांसफर हो चुका है तो वो तो कॉल से निरस अकाउंट में डेबिट बैलेंस दिख रहा है, वो वहाँ डेबिटेड है। अब वो आने भी नहीं वाला क्योंकि शेयर ही फॉरफिट कर रहे हैं इस व्यक्ति के, तो फिर उस कॉल से निरस अकाउंट को क्रेडिट करके क्लोज करना होगा, क्योंकि टोटल 4,000 वहाँ अगर डेबिटेड है तो 4,000 से उसको क्रेडिट करना होगा ताकि वो क्लोज हो जाए। तो हम कॉल से निरस अकाउंट को सीधा ये 4,000 ये दोनों के टोटल 2,000 प्लस 2,000 4,000 से क्रेडिट करेंगे टू कॉल से निरस अकाउंट 4,000। देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 6,000 टू कॉल से निरस अकाउंट 4,000। देखिए, डेबिट क्रेडिट टैली हो गया, डेबिट में 10,000 और क्रेडिट में 6,000 प्लस 4,000 ये भी हो गया 10,000। ये हो गई आपकी केस डी में फॉरफिचर की एंट्री इस दृष्टि से कि कंपनी कॉल से निरस अकाउंट मेंटेन करती है। मैंने दोनों दृष्टि से एंट्रीज कर दी। कैसे? कंपनी कॉल से निरस अकाउंट मेंटेन करती है तो ऐसी एंट्री हो, ऐसी कॉल से निरस अकाउंट नहीं मेंटेन करती है तो ऐसी एंट्री होगी, मेंटेन करती है तो ऐसी एंट्री होगी। अब इसके साथ आज के इस क्वेश्चन की सारी एंट्रीज समाप्त हो चुकी। अलग अलग केसेस में फॉरफिचर की एंट्री कैसी होगी वो सारे केसेस में मैंने फॉरफिचर की एंट्री दोनों दृष्टिकोण से आपको समझा दी। कंपनी यदि कॉल से निरस अकाउंट मेंटेन करती है तो कैसी होगी, यदि नहीं करती है तो कैसी, और सारे केसेस भी हो गए। तो आज का ये क्वेश्चन था वो यहाँ समाप्त हो चुका है। अब अगले लेक्चर तक प्रतीक्षा कीजिए। अगले लेक्चर में फिर से हम इक्विटी शेयर्स इशू ऑफ शेयर्स के चैप्टर से संबंधित कुछ और नई वैरायटीज़ लेकर यहाँ पर प्रस्तुत होंगे आपके समक्ष। तब तक के लिए प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद।